Today we will discuss very important topic, that is bench parameter or bench element. Okay, this is very important for you because for exam point of view, and when you will be working in a open cast mine, you must know the bench parameter, otherwise you will pose some problem. ओके, देख लीजिए एक क्वेश्चन देखिए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का एक क्वेश्चन है। इलस्ट्रेट दिख रहा है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ बेंच ऑफ सरफेस माइन बाय ड्राइंग ए नीट स्केच, बेंच हाइट, बेंच विड्थ, बेंच स्लोप एंगल, हाई वॉल, टो। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको। ये हम बताने के पहले दो फिगर बनाए हैं, दो फिगर को हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, देन वी विल टेक दिस पैरामीटर। द मेन पैरामीटर्स ऑफ ओपन कास्ट बेंचेस आर हाइट ऑफ बेंच, विड्थ ऑफ बेंच, लेंथ ऑफ बेंच, पिच स्लोप एंगल, फेस एंगल, हाई वॉल, टो। ओके, these are the parameters, but you must know these two: height of bench and width of bench। जब भी डीजी में कोई ऑफिशियल्स का इंस्पेक्शन होता है, वो ये दो पॉइंट पर पूरा कंसंट्रेशन रखते हैं और वायलेशन भी इसी पर देते हैं। इसलिए आपको किन फैक्टर्स पर हाइट और विड्थ डिटरमाइन होता है, और जिन फैक्टर भी डिटरमाइन होता है तो वो क्या डिटर्मिनेशन होता है, वो आपको बहुत बढ़िया से आइडिया होना चाहिए, और नहीं तो फंसिएगा। ठीक है, जब नौकरी करते तब, अभी नहीं। और ये बाकी भी देखेंगे, तो हम ये सब को एक्सप्लेन करने के पहले हम दो फिगर बनाए। दो फिगर इसलिए बनाए, एक फिगर में सब चीज नहीं आ पा रहा था, तो हम सोचे कि सब चीज को लाने के लिए दो फिगर बना देते हैं। ठीक है, नोटेशन पहले देख लीजिए। आप नोटेशन बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड नोटेशन है। अल्फा जो है फेस एंगल के लिए, बीटा पिच स्लोप एंगल के लिए, एच हाइट के लिए है, और डब्ल्यू फॉर विड्थ। ठीक है, यहाँ हम 4 बेंच दिखाए, यहाँ पे हम 3 बेंच दिखाए। ठीक है, आप 5 बेंच भी दिखा सकते हैं, लेकिन 3 कम से कम दिखाइएगा, तब आपको एक्सप्लेन करते आएगा, नहीं तो एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगा। कम से कम 3 लीजिएगा। देखिए हम यहाँ 3 लिए, यहाँ 4 लिए। यह मेरा एक बेंच 1 है, बेंच 2, बेंच 3, बेंच 4, और यह कॉलसी में। अब हम यहां भी बताएंगे, यहां बताएंगे। देखिए ये जो बेंच वॉल्स है, बेंच वॉल्स आर नेवर वर्टिकल, इट में बी इंक्लाइंड लेस देन 90 डिग्री फॉर स्टेबिलिटी पर्पस। बेंच की स्टेबिलिटी के लिए ये जो बेंच वॉल्स है उसको वर्टिकल न रख के 90 डिग्री से कम इंक्लिनेशन पर रखते हैं। ठीक है, देखेंगे अभी हम बाद में क्यों रखते हैं। और ये क्या हुआ, बेंच का हाइट हुआ। ये देखिए, ये हाइट है, ये हाइट है, ये क्या है, बेंच का हाइट है। हम अलग अलग पॉइंट पे इसलिए दिखाए, और नहीं तो बच्चा लोग हमेशा यही दिखाएंगे, अरे ये बाबू ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बनेगा तो वर्टिकल हुआ, तब ना हाइट हुआ। तो देखिए ये यहां से यहां खींच दिया तो वर्टिकल हो गया, यहां से यहां खींच दिया वर्टिकल हो गया। तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, यहां भी हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री, यहां पर भी। तो ये बेंच का हाइट, ये क्या हुआ, बेंच का हाइट हुआ। ठीक है, ये भी बेंच का हाइट, ये बेंच का हाइट। और बेंच का ये जो है, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन या ए वाला पोर्शन, इसके 2 नाम है। कितने नाम है? इसको हाई वॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई वॉल बोलते हैं, या बेंच फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई वॉल या बेंच फेस। देखो यहाँ इस फिगर में देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखे, बेंच फेस। बेंच फेस बोलिए या हाई वॉल बोलिए। ये क्या हुआ बाबू, तो ये क्या हुआ बताइए, ये वाला क्या हुआ, ये क्या है, हाई वॉल या बेंच फेस। ये क्या है, हाई वॉल या बेंच फेस। ठीक है, इतना क्लियर। और ये हाँ, और पहले क्रस्ट बताइए। देखिए ये बेंच है, ये बेंच है, इस बेंच का सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसको बोलते हैं क्रेस्ट। इस बेंच का सबसे लोएस्ट पॉइंट
को क्या बोलेंगे हम? टो या फुट ऑफ द बेंच इज नोन एज टो। ये क्या कहलाएगा बाबू? आप बोलो वहां देख के। अरे इस बेंच के लिए सबसे ऊपरी भाग है ना, ये सबसे ऊपर का पॉइंट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। ये क्या हुआ? टो। ये क्या हुआ? क्रेस्ट। ये क्या हुआ? टो। देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे दिखाए हैं। एक कोई इतने बेंच है, सब बेंच में नहीं दिखाना है क्रस्ट हो, एक जगह दिखा देना तो सबका मतलब वही ना हो गया। देखिए ये बेंच है, ये वाला बेंच नंबर 2, ये बेंच नंबर 2 का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बेंच इज नोन एज क्रेस्ट। देखिए हाईएस्ट पॉइंट ये हुआ। एंड फुट ऑफ द बेंच इज नोन एज टो, तो ये टो हो गया। ये क्या हो गया? ये बेंच नंबर 1 का ये टो है और ये क्रेस्ट है। ये लास्ट बेंच, बेंच नंबर 4 का ये क्या पॉइंट हुआ? टो। और ये क्या पॉइंट कहलाएगा? क्रेस्ट। इतना क्लियर हुआ? इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको अभी बताए बेंच फेस। क्या बोलते हैं? बेंच फेस या हाई वॉल। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत है? अब देखिए ये बेंच का फेस है और ये हॉरिजॉन्टल है, उसके बीच में क्या बना है? एंगल। और उस एंगल का क्या नाम दिया हमने? फेस एंगल। ये ना जी, कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे इसको? एवरेज एंगल, इस फेस एंगल को, ये अल्फा को, एवरेज एंगल मेड बाय द बेंच फेस। ये क्या चीज है? ये रुके, पेन बदलने दीजिए। एवरेज एंगल मेड बाय द बेंच फेस, एवरेज एंगल मेड बाय द बेंच फेस इज नोन एज फेस एंगल। दिक्कत है? नहीं ना? अब ये बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3, बेंच 4, तो ये टॉप बेंच हुआ कि नहीं? ये सरफेस हम ऊपर से ओपन कास्ट में ऊपर से नीचे की तरफ वर्किंग करते हैं, ठीक है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं करते कभी भी। तो ये बेंच 1 मतलब टॉप बेंच हुआ। इस टॉप बेंच का क्या है? ये जहां एरो लगा है ये पॉइंट क्रेस्ट है। ये क्या है? ये क्रेस्ट है। और ये बेंच नंबर 4 का ये क्या है? ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? टो। ठीक है। और ये आपका टॉप बेंच का क्रेस्ट और लोअर बेंच का सबसे जो लास्ट बेंच है उसका ये टो को मिलाने के लिए एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, ठीक है? ये टॉप बेंच, टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट और लास्ट बेंच का टो को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन बनाए, ठीक है? और ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो एंगल बीटा बन रहा है इसका क्या नाम दिया है? पिट स्लोप एंगल। क्या नाम दिया है? पिट स्लोप एंगल। अब इसको डिफाइन करना है, इसको क्या करना है? डिफाइन। और हम बता दें, एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिट स्लोप एंगल लिख के आया था या ओवरऑल पिट स्लोप एंगल था, ऐसा कुछ लिखा था, 4 ऑप्शन दिए और जो बढ़िया से नहीं समझा होगा वो कंफ्यूज आ जाएगा। एक जैसे ही लग रहा था सब। हम भी देखे तो क्वेश्चन पेपर एक दिन हमको कोई भेजा था, ठीक है? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। क्या कर लेना है? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, कम से कम हम बता दे रहे हैं, उसको ख्याल रखिएगा। हम क्या क्या वर्ड बोले अभी तक ख्याल रखिएगा। टॉप बेंच, टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट और लास्ट बेंच का टो को मिलाने वाली लाइन और हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना, के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं पिट स्लोप एंगल। बोलिए आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? द लाइन ज्वाइनिंग, लिसन मी केयरफुली, द लाइन ज्वाइनिंग the crest of the uppermost bench and toe of the last bench on the floor with the horizontal is known as pit slope angle, ठीक है? pit slope angle is the angle between the, अब समझ लीजिए कैसे उसको लिखने के टाइम कैसे लिखेंगे, तो समझाने के लिए बताया। Pit slope angle is angle between, पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बोलिएगा, between horizontal and a line joining the uppermost, line joining the crest of the uppermost bench and the
लास्ट ओबी बेंच, टो ऑफ द लास्ट ओबी बेंच। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया आपका पिट स्लोप एंगल या ओवरऑल पिट स्लोप एंगल। ओवरऑल क्यों बोल रहा है? ये सब बेंच के लिए लिया है ना, इंडिविजुअली बेंच के लिए। ये किसके लिए? इंडिविजुअल बेंच के लिए, एक इंडिविजुअल बेंच के लिए, एक इंडिविजुअल बेंच के लिए। लेकिन ये सारे जितने भी माइंस में आपके है, इसलिए पिट माइंस के लिए वर्ड यूज होता है। तो पिट स्लोप एंगल पूरे माइंस के लिए है। ठीक है, इसको पिट स्लोप एंगल या ओवरऑल पिट स्लोप एंगल बोलते हैं। लेकिन ये पिट स्लोप एंगल भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है स्लोप एंगल फॉर वर्किंग पिट और एक होता है स्लोप एंगल फॉर क्लोजिंग पिट। जब हम खदान बंद करेंगे, जहां हमारा प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, वहां भी बेंच बना के छोड़ना है, तो वहां पर जो स्लोप एंगल रहेगा वो अलग रहेगा और जो वर्किंग पिट का स्लोप एंगल रहेगा वो अलग रहेगा। वर्किंग जब हम कर रहे हैं तो हमारे मेन मशीन की सेफ्टी को देखना है। अब बंद कर रहे हैं तो वहां पे सेफ्टी का उतना इश्यू नहीं आता है। तो जो स्लोप एंगल पर क्लोजिंग पिट इज नोन एज अल्टीमेट स्लोप। क्या बोलते हैं उसको? अल्टीमेट पिट स्लोप या अल्टीमेट स्लोप या अल्टीमेट पिट स्लोप। ठीक है, और वो कैसा रहेगा? वो ज्यादा एंगल पे रहेगा और जो हमारा वर्किंग पिट का स्लोप रहेगा वो फ्लेटर रहता है। इतना क्लियर हुआ? ये हम उसमें आपको जो पीडीएफ भेजेंगे उसमें लिख दिया है। तो आपका पिट स्लोप एंगल क्लियर हो गया, फेस एंगल क्लियर हो गया। हाई वाल बताए ना जी, ये जो बेंच फेस है इसी को हाई वाल बोलते। देखिए यहां पे बताए हैं हाई वाल या बेंच फेस। ठीक हो गया। टो भी बता दिया। टो किसको बोलते हैं? फुट ऑफ द बेंच और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बेंच। तो इतना मेरा क्लियर हो गया। ठीक, अब बचा ये 3 पॉइंट। ये थोड़ा लंबे पॉइंट थे इसीलिए उनको पहले नहीं बताया। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये इसको हाइट बोल रहा है, इसको विड्थ बोल रहे हैं। इतना क्लियर है? तो अब हम ये 3 बात को देखेंगे और ये 2 बात के ऊपर बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो हम अब हाइट, विड्थ और लेंथ देखें। हम बेंच पैरामीटर का पहला पैरामीटर देखेंगे, हाइट ऑफ बेंच। तो जो भी रूल रेगुलेशन बने हैं वो हवा में नहीं बनते, कोई ना कोई उसके लिए आधार चीज, किन बातों को ध्यान में रख करके वो रूल रेगुलेशन बने हैं। वो यदि नहीं आप लिखिएगा इसमें, ये लेजिस्लेशन का पेपर नहीं है, मेथड ऑफ वर्किंग का पेपर है। आपको सिर्फ लेजिस्लेशन लिख के छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको हर पॉइंट का बेस बताना होगा कि वो लेजिस्लेशन में क्यों आया, कहां से आया। ठीक है, तो हाइट ऑफ बेंच जो है कि बेंच 2 मीटर रहेगा, 10 मीटर रहेगा, 15 मीटर रहेगा, 3 मीटर रहेगा, कितना रहेगा, वो हाइट ऑफ बेंच किस आधार पर तय होगा। और व्हाट आर द फैक्टर्स which decide the height of bench? There are only 2 factors. Number 1 is nature of strata. हम जहां बेंच बना रहे हैं वो स्ट्राटा वीक है, हार्ड है या हार्ड एंड कॉम्पैक्ट है। ठीक है, वो नेचर ऑफ स्ट्राटा पर निर्भर करेगा। यदि आपका वीक स्ट्राटा है, बुरबुरा टाइप का है, क्ले है, डेब्रिस है, मोरम है, ग्रेवल है, वो वीक स्ट्राटा हुआ, तो वीक स्ट्राटा में क्या कीजिएगा आप? बेंच की स्टेबिलिटी के लिए उसको बेंच छोटा बनाना होगा, हाइट, बेंच हाइट कम रखेंगे। सीधी सी बात है। अब दूसरा बात आता है डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकावेटर। तो ये जो नेचर ऑफ स्ट्राटा है, ये चाहे आप मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट चला रहे हो या मैनुअली ओपन कास्ट वर्किंग चला रहे हैं, दोनों में काम आएगा ये। ठीक है, और दोनों में देखेंगे। मैकेनाइज्ड में वीक स्ट्राटा में 3 मीटर हाइट का बेंच बोलता है और मैनुअली ओपन कास्ट में यही नेचर ऑफ स्ट्राटा के अंतर्गत जो वीक स्ट्राटा होगा उसमें 1.5 मीटर का बेंच बोलते हैं। ठीक है, वो देखेंगे आगे। तो है ना, किस आधार पे लिया हमने? नेचर ऑफ स्ट्राटा। दूसरा डिगिंग हाइट ऑफ द स्ट्राटा, सॉरी डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकावेटर। जो हम एक्सकावेटर मतलब लोडिंग मशीन, सावेल, बेकहो, ये जो हमारे लोडिंग मशीन है, ये का डिगिंग हाइट कितना है। ठीक है, सावेल ऐसा उठाता, देखिएगा ये मान लो ये मेरा ये जो है बकेट है और ये बूम पकड़ लीजिए, तो ऐसा करके ऐसा उठाता है। बेको कैसा उठाता है? ऐसा उठाता है। ठीक है, तो जो उसका डिगिंग हाइट या कटिंग हाइट कितना है, उस आधार पर भी बेंच हाइट निर्धारित कर। देखिए यहाँ पे बेंच हाइट को
के लिए दो डिसाइडिंग फैक्टर हुआ। यहाँ पे हम पीडीएफ में लिखेंगे गवर्निंग फैक्टर्स विच डिटरमाइन द बेंच हाइट आर नेचर ऑफ स्ट्राटा, डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकावेटर। वो अपने शब्दों में 2 लाइन लिख दीजिएगा, हम पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ में लिखा हुआ है सब, ठीक। सब यहाँ लिखना संभव नहीं है। अब बेंच हाइट इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, हम 2 टाइप का, मैनुअल वाला तो जमाना खत्म हो गया, बट अभी भी उसका रेगुलेशन है, तो हम इसीलिए पहले उसको नहीं लिए, हम किसको लिए, बेंच हाइट इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग रेगुलेशन नंबर 106। इसमें बेंच हाइट के बारे में आपको जिक्र किया हुआ है, स्टिपुलेशन है, लेकिन वो आया कहां से आया, ये 2 पॉइंट के आधार पर आया है, ठीक है। नेचर ऑफ स्ट्राटा एंड डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकावेटर। देखिएगा, हम एक बात क्लियर कर देना चाहिए, जो हम पीडीएफ भेजेंगे वहां पे इन ये मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट जो है उसमें इन कोल एंड ओबी नहीं लिखा है, आप इसको जोड़ लीजिएगा, यहां लिख दिया है ना, तो यहां से आप पढ़ लीजिएगा और उसमें जोड़ लीजिएगा। पीडीएफ में क्या बोलता है, बेंच हाइट इन कोल एंड ओबी shall not be more than digging height of the excavator। हम इसीलिए कल एक वीडियो भेजे थे, देखिएगा कि डिगिंग हाइट किसको बोलते, बेंच हाइट किसको बोलते, बताए थे ना, फील्ड से वीडियो भेजे थे। तो जो आपका एक्सकावेटर्स है, जो आप लोडिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सावेल या बेको, उसका जो डिगिंग हाइट है जितना होगा, जैसे 4.6 क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रिकल सावेल का डिगिंग हाइट होता है, या कटिंग हाइट जिसको बोलते हैं, वो होता है 10 से 10.5 मीटर। मतलब यदि 4.6 क्यूबिक मीटर का सावेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 10 मीटर बेंच रखिएगा। ये ना कहने का मतलब इसका हुआ अब 25, मान लो आपका सावेल का 10 क्यूबिक मीटर का बकेट कैपेसिटी है, तो उसका डिगिंग हाइट ज्यादा होगा, तो जितना डिगिंग हाइट होगा, इसलिए बोल रहा जो आप एक्सकावेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके ऊपर छूट है। अब बड़ा मशीन यूज कर रहे हैं तो डिगिंग हाइट बड़ा रहेगा, तो आपका बेंच का हाइट भी बड़ा रहेगा। यही बात बोल रहे हैं। देखिए, बेंच हाइट इन कोल एंड ओबी इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में, ये देख रहे हैं बेंच हाइट इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में, देख रहे हैं बेंच हाइट इन कोल एंड ओबी shall not be more than 3 meter, sorry, shall not be more than the digging height of the excavator used, ठीक है। फिर एक दिया है बेंच इन वीक स्ट्राटा, ये बेंच एचटी लिखा ना, हाइट है, कितना बार बार लिखेंगे, एचटी लिख दिया हो। बेंच हाइट इन वीक स्ट्राटा, वीक स्ट्राटा मतलब अलुवेल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिस, जो लूज टाइप का रॉक्स है, और वहां पे हम बेंच बना रहे हैं, मतलब वीक स्ट्राटा में हम बेंच बना रहे हैं, तो वहां पर बेंच का हाइट 3 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगा, shall not be more than 3 मीटर। लेकिन यही चीज, यही वीक स्ट्राटा में आप मैनुअल वर्किंग करते हैं तो 1.5 मीटर का बेंच हाइट रखना है, ठीक है। मैकेनाइज्ड में कोल ओबी का बेंच का हाइट कितना रखना है, जितना डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकावेटर है। लेकिन मैनुअल से आप जब करते हैं क्वारी, ओपन कास्ट वर्किंग करते हैं, तो कोल में 3 मीटर का बेंच हाइट रखना है, ठीक है। वहां 2 ही पॉइंट लिखना है, जो भी हम बताए, 1.5 मीटर वाला और 3 मीटर वाला, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा, यदि आपका यूनिफॉर्मली सॉफ्ट रॉक है, यूनिफॉर्मली सॉफ्ट स्ट्राटा है, तो डीजीएमएस जो है आपके डिगिंग हाइट से 3 मीटर ज्यादा बेंच रखने, बेंच हाइट रखने का परमिशन दे सकते हैं। देखिए वही लिखा है, इन यूनिफॉर्मली सॉफ्ट स्ट्राटा और रॉक डीजीएमएस में परमिट बेंच हाइट 3 मीटर मोर देन द डिगिंग हाइट, एचटी मतलब हाइट, ठीक है। मान लो मेरा 4.6 क्यूबिक मीटर सावेल है, उसका डिगिंग हाइट 10 मीटर, मतलब बेंच हाइट हुआ 10 मीटर पहले पॉइंट के हिसाब से। लेकिन यूनिफॉर्मली सॉफ्ट रॉक है, तब वहां पर मेरा बेंच हाइट 10 + 3 हो जाएगा, कितना हो गया, 13 मीटर हो जाएगा। ये बात बोल रही है, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं, अभी क्या देखे हम, ये रेगुलेशन 106 था, बेंच हाइट इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। और दूसरा आपका क्या रहेगा, बेंच हाइट इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। वहां पे 2 ही बात लिखा है, एक वीक स्ट्राटा में यदि आप बेंच बना रहे हैं तो बेंच का हाइट 1.5 मीटर ज्यादा नहीं होगा, 1.5 मीटर ज्यादा नहीं होगा। कोयला में बेंच हाइट 3 मीटर ज्यादा नहीं होगा, तो उसको हम यहां नहीं लिखते, पीडीएफ में हम भेज ही रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हम विड्थ ऑफ बेंच को देखते हैं। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट, विड्थ ऑफ बेंच।
जब भी कोई को बोले कि विड्थ ऑफ बेंच किस आधार पर डिटरमाइन करते हैं, एक के बाद बोलते हो हाइट ऑफ बेंच, बाकी भूल जाते हैं। यदि कोई फील्ड कैंडिडेट है, यदि वो इतना बोल देता है तो ठीक है, बट डिप्लोमा होल्डर एंड डिग्री होल्डर मस्ट नो व्हाट फैक्टर्स डिसाइडेड द बेंच विड्थ, क्या चीज है, क्या फैक्टर्स है जो बेंच विड्थ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके लिए 4 फैक्टर है। देखिए यहां कितने फैक्टर लिखे हैं, 4 फैक्टर है। नंबर 1 फैक्टर क्या है आपका, नंबर 1 फैक्टर हाइट ऑफ बेंच, चाहे मैनुअल ओपन कास्ट हो चाहे मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट हो, हाइट ऑफ बेंच एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए मैक्सिमम आदमी इसी को बोलता है। क्या थंब रूल है कि बेंच विड्थ शैल नॉट बी लेस देन द हाइट ऑफ बेंच। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 10 मीटर का बेंच है तो चौड़ाई भी कम से कम 10 मीटर रहेगी, बेंच की चौड़ाई भी 10 मीटर रहेगी। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ, इसलिए उतना ही जानते हैं, लेकिन वो नहीं, और भी है। नंबर 2 है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या हालेज सिस्टम। हम मिनरल या ओवरबर्डन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वहां से हॉल करने के लिए, वहां से निकालने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रक सिस्टम को, मतलब ट्रक मतलब डंपर सिस्टम को, या रेल सिस्टम को कर रहे हैं। ठीक है, या आप बेल्ट कन्वेयर टाइप का कोई सिस्टम लगा के रखे हैं। हम सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड में देखे थे एक जगह। ठीक है, इनपुट क्रसिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम, कभी चर्चा करेंगे उसका। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के आधार पर भी बेंच का विड्थ निर्भर करेगा। साइज एंड टाइप ऑफ एक्सकावेटर, क्या साइज है, बड़ा मशीन आप यदि एक्सकावेटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एकोमोडेशन के लिए, उसको मूवमेंट के लिए, उसको घुमाने के लिए जगह चाहिए ना भैया। देखिए क्यों बोल रहा हूं, साइज एंड टाइप ऑफ एक्सकावेटर। जो लोग माइंस में काम करते डायरेक्ट, उनको पता है यदि जगह कम होगा तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि घुमाना है, बढ़ाना है, आगे पीछे करना है, तो जगह रहेगा जमीन, हवा में नहीं ना कर लेंगे। तो यदि आपका बड़ा मशीन है, साइज बड़ा, देखिए साइज एंड टाइप ऑफ एक्सकावेटर। यदि आपका साइज बड़ा है मशीन का, एक्सकावेटर का, लोडिंग मशीन का, तो आपको बेंच विड्थ भी ज्यादा बड़ा रखना होगा, सीधी सी बात है। ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग से जो इंसिटू रॉक में हम जब ब्लास्टिंग करते हैं, सॉलिड में हम जब ब्लास्टिंग करते हैं तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा होता है, तो उससे उसका स्वेलिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा, अब इधर देखिएगा, इसी को ना फेस बोलते हैं जी, ये फेस ना है, ये फेस है, हम ब्लास्टिंग यहां करेंगे, ख्याल रखिएगा। ठीक है, दिख रहा है वहां पे, नहीं यहां बताते। देखिए ये यहाँ पे देखिएगा, ये फेस ना है जी, ऐसा डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लास्टिंग हम यहां ना करेंगे, तो ब्लास्टिंग करेंगे तो मटेरियल इधर ना गिरेगा। तो ये वाला ना बेंच विड्थ बोल रहा हूं मैं, ये क्या है, ये बेंच विड्थ है। यहाँ भी जो दिखा है, यहां से यहां तक जो दिखा है, ये ना बेंच विड्थ है। तो ये क्या हुआ, बेंच विड्थ। अब यहां से यहां गिरेगा तो जो मटेरियल गिरेगा ब्लास्टिंग के बाद, वो भी कुछ जगह गिरेगा। तो वो जगह गिरेगा तो हमको ये भी नहीं देखना है कि मशीन वो गिरने के बाद भी इतना सफिशिएंट स्पेस रहे कि हम मशीनों का मूवमेंट सेफली कर सके। तो ब्लास्टिंग भी क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा। लेकिन यदि आपका कटिंग है, कर रहे हैं आप, जैसे कोयला काहे से आजकल काटते हैं, जैसे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे सीसीएल का 1-2 प्रोजेक्ट के हम नाम बता रहे हैं, मगध है, आम्रपाली है, यहाँ पे कोयला में ब्लास्टिंग बहुत कम होता है। हम आम्रपाली में रहे हैं 4 साल, वहां पर कोयला को हम काटते हैं सरफेस माइनर से। तो वहां जो कोल बेंच होगा उसका विड्थ कम भी नहीं रख सकते आप। क्यों, क्योंकि आपका मशीन को लंबा चौड़ा फेस चाहिए, वहां ब्लास्टिंग नहीं कर रहे। ठीक है, वहां मटेरियल नहीं गिरेगा आपका, बहुत मान लो मोटा सीम है तो कोयला में भी बेंच ना बनाएंगे, लेकिन वहां तो बेंच आपको ऑलरेडी चाहिए। लेकिन जहां पर सिर्फ ब्लास्टिंग करके हम चला रहे हैं, तो वहां उस बात को ध्यान में रखना हो कि ब्लास्टिंग से जो मटेरियल गिरा उसके बाद भी हमको सेफली मशीन चलाने में, क्योंकि वो मटेरियल को एक ही दिन में नहीं ना हटा लेंगे हम। इनिशियली जब हम एंट्री करेंगे ब्लास्टिंग के बाद, उस समय हमको सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, बेंच विड्थ रहना चाहिए। ये 4 कारण। विड्थ ऑफ बेंच किन फैक्टर्स पर डिसाइड होगा, हाइट ऑफ बेंच, ब्लास्टिंग, टाइप ऑफ हॉलेज सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एंड साइज एंड टाइप ऑफ एक्सकावेटर। इस आधार पर हम तो चलाते हैं 2 टाइप के ओपन कास्ट माइन, एक चलाते हैं मैकेनाइज्ड और एक चलाते हैं मैनुअल।
मैनुअल में कुछ नहीं लिखना है, बेंच ऑफ विड्थ में एक पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच विड्थ के बारे में एक पॉइंट लिखना है, बेंच विड्थ shall not be less than the height of bench। इतना लिख के मैनुअल वाले चैप्टर को क्लोज कर देना। तो अब बचा क्या मेरा? मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में हम बेंच विड्थ ये दो पॉइंट पर निर्भर करता है। कितने पॉइंट पे? दो पॉइंट पे। दो पॉइंट, एक होगा वीक स्ट्राटा यदि आपका है, वीक स्ट्राटा मतलब अलवेल सॉइल, मोरम, ग्रेवल, क्ले, डेब्रिस और दिस टाइप ऑफ सिमिलर रॉक। यदि वीक स्ट्राटा है तो विड्थ ऑफ बेंच shall not be less than 3 times या टाइम्स 3 times द हाइट ऑफ बेंच। यदि वीक स्ट्राटा में आप क्या रखे हैं? बेंच बनाए हैं, तो जो बेंच का हाइट होगा उसका 3 गुना रखेंगे बेंच विड्थ। अरे भैया वीक स्ट्राटा में बेंच का हाइट बताए थे ना, उधर कितना रखते? 3 मीटर बताए थे। मैकेनाइज्ड में 3 मीटर और मैनुअल में कितना रखते? 1.5 मीटर। तो ये मैकेनाइज्ड की बात है। तो मैकेनाइज्ड माइंस में हम बताए थे बेंच हाइट वीक स्ट्राटा में 3 मीटर हाइट का रखना है और विड्थ कितना रखेंगे? 3 3 जा 9। अरे 3 मीटर का बेंच हाइट है, 3 मीटर का बेंच हाइट है और विड्थ कितना रखना है आपको? चौड़ाई, बेंच का चौड़ाई उस बेंच हाइट का 3 गुना 3 टाइम्स। तो 3 3 जा 9 मतलब कम से कम 9 मीटर। ये मिनिमम हुआ, इससे आप ज्यादा रख सकते, लेकिन कम से कम वीक स्ट्राटा में जहां आपने बेंच बनाया है वहां पे 9 मीटर रखना होगा, मतलब 3 टाइम्स द हाइट ऑफ बेंच इन वीक स्ट्राटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक और बात ने बोला है हाइट ऑफ बेंच। ठीक है, तो हम जैसे मैनुअल में बोला कि मैनुअल में क्या बोला कि हमको एक पॉइंट लिखना है, विड्थ ऑफ बेंच shall not be less than the height of bench। वो मैनुअल में आपका कोयला है तो कोयला में 3 मीटर का बेंच रखते हैं तो 3 मीटर विड्थ भी रख सकते हैं, ये बोल रहा है। यदि आपका वीक स्ट्राटा वहां पे 1.5 मीटर हाइट बताए थे ना पिछले पॉइंट में, हाइट ऑफ बेंच 1.5 मीटर, तो वहां पे आप विड्थ भी 1.5 मीटर रख सकते हैं, क्योंकि मैनुअली मशीन नहीं चला, आदमी को काम करना है। ठीक है, यहां तो मैकेनाइज्ड में हमको मशीन चलाना है। तो क्या बोलता, वीक स्ट्राटा है वहां पर बेंच विड्थ बेंच हाइट का 3 टाइम्स। तो अब आपके दिमाग में आनी चाहिए भैया बेंच हाइट वीक स्ट्राटा में कितना था? 3 मीटर। तो भैया यहाँ बेंच विड्थ कितना हो जाएगा वीक स्ट्राटा में? 3 3 जा 9 मीटर, 3 3 9 मीटर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद इन कोल एंड ओबी, कोल और ओबी में, ओबी जब बोल रहा मतलब हॉट एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड है। ठीक है, आपका इन कोल एंड ओबी विड्थ ऑफ बेंच shall not be less than, उसके लिए 3 क्राइटेरिया बताए हैं। एक हाइट ऑफ बेंच भी देखिएगा लास्ट में, हाइट ऑफ बेंच एक दिया है, एक दिया है कि वाइडेस्ट मशीन का जो विड्थ है, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, हम कहीं कुछ चीज को यहां मिटा दे तो आपको बताने में इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास 3 टाइप का मशीन है। डंपर है, डंपर का विड्थ ऑफ डंपर, डब्ल्यू भर लिख दे रहा हूं, समझ आना, विड्थ ऑफ डंपर, डी मतलब डंपर। मान लो मेरा 60 टन का डंपर है, 5 मीटर चौड़ाई रहता है, मोटा मोटी कितना रहता है? 60 टन ही डंपर में चौड़ाई कितना रहता है? 5 मीटर। और कोई एक और मशीन है, विड्थ ऑफ कोई एक्स मशीन है, उसका चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक है, ये 2 टाइप का मेरे पास मशीन है। तो ऐसा केस है तो आपको, क्योंकि मशीन तो अलग अलग टाइप के, ढेर सारे टाइप के मशीन यूज करते हैं, डंपर यूज करते हैं, डोजर यूज करते हैं, सवेल यूज करते हैं, ग्रेडर यूज करते हैं ना जी। तो हम 2 ठुल एग्जाम्पल लिए, विड्थ ऑफ डंपर 60 टन का 5 मीटर और कोई एक्स मशीन है जिसका विड्थ है 8 मीटर। तो इस पहला पॉइंट क्या बोल रहा, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन, इन दोनों में से वाइडेस्ट कौन सा हुआ? ये, तो 8 मीटर हुआ। विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर बोलता, देखिए कहीं लिखा होगा, कहां लिखा ये, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर। जो सबसे चौड़ा मशीन है और उसमें कितना प्लस कर देना? 2 मीटर और प्लस कर देना, तो कितना होगा? 10 मीटर रखेंगे। तो इस केस में कितना रखेंगे हम? कम से कम बेंच विड्थ 10 मीटर। में एग्जाम्पल से समझा रहे, जो यहाँ बात लिखा है उसको एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, एग्जाम्पल है। हाँ, दूसरा बता कि यदि आप डंपर चला रहे हैं, इफ डंपर प्लाई ऑन द बेंच, प्लाई मतलब चलाना,
यदि बेंच के ऊपर हमारा डंपर चल रहा है, चला रहे हैं हम लोग, तो क्या रहेगा 3 times द विड्थ ऑफ द डंपर। इसी में डीजीएमएस बहुत बोलते हैं भैया, इसलिए याद भी रखिएगा और मेंटेन भी कीजिएगा, याद भी रखिएगा और मेंटेन भी कीजिएगा। यदि जैसे हम बोला हमारा 60 टन का डंपर का मोटा मोटी चौड़ाई कितना होता है 5 मीटर, तो यदि डंपर ही हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पर तो कितना हो जाएगा 5 into 3 कितना हो गया 5 या 15 मीटर चौड़ा बेंच रखना होगा। ठीक है, 5 into 3 के हिसाब से 15 मीटर आया, ये वाइडेस्ट के हिसाब से 10 मीटर आया। अभी और रुकिएगा, तीसरा है हाइट ऑफ बेंच, या बेंच की जो हाइट है उससे कम नहीं होगा, यहाँ कहीं लेस देन लिखा होगा, विड्थ ऑफ बेंच शैल नॉट बी लेस देन, मतलब इनसे कम नहीं होगा इस हिसाब में। और उसके बाद क्या लिखा, विच एवर इज मोर। अब मान लो मेरा बेंच हाइट था 10 मीटर, ये 10 मीटर था और ये भी हिसाब 10 मीटर आ गया, तो इसको यहाँ पे एक्स वाले को ले लीजिए 9 मीटर, तो ये कितना हो गया 9 और 2 11 मीटर। और एक और एग्जांपल ले लें, मेरा डिगिंग हाइट था 10 मीटर, तो बेंच हाइट भी हो गया 10 मीटर। तो मेरे हिसाब में कितना तीन चीज आया है, एक आता है डिगिंग हाइट के हिसाब से 10 मीटर, वाइडेस्ट मशीन के हिसाब से आ रहा है 11 मीटर, और डंपर वहां चल रहा है तो डंपर की चौड़ाई का 3 गुना रखना है, तो 15 मीटर। 15 मीटर, 11 मीटर, 10 मीटर, इनमें से कौन सा चौड़ाई में मेंटेन करूंगा, नीचे लिखता हूं विच एवर इज मोर। इन तीनों हिस्सा में से जो अधिक आया होगा उसको रखना है। ज्यादा क्या आया 15 मीटर, तो मुझे 15 मीटर बेंच विड्थ रखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? और इसका पीडीएफ भी भेजना, बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, ये भी जो बता रहे हैं इसको भी देखते रहिएगा, ताकि जो पीडीएफ है पीडीएफ को समझने में कुछ चीजें समझ आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो देखिएगा। अब हम देखेंगे, और इसमें क्या बताया, ये तो हम बताए विड्थ ऑफ बेंच इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, और विड्थ ऑफ बेंच इन मैनुअल में क्या बताए, हाइट ऑफ बेंच शैल नॉट बी लेस देन द विड्थ ऑफ बेंच शैल नॉट बी लेस देन द हाइट ऑफ बेंच। इतना लिख करके उसका कहानी खत्म। अब हम एक पॉइंट बचा, लेंथ ऑफ द, हाँ बाबू देखिए क्या है लेंथ ऑफ बेंच। लेंथ ऑफ बेंच ये क्या हुआ, ये बेंच का लंबाई ना हुआ जी, ये यहां से यहां तक क्या हुआ बेंच का लंबाई, यहां से यहां तक बेंच का लंबाई, यहां से यहां तक बेंच का लंबाई। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ बेंच। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बेंच जो है दिखा रहे थे, ये यहां से यहां तक ये लेंथ ऑफ बेंच हुआ। ठीक है, बेंच की लंबाई, तो बेंच की लंबाई किस बात पर निर्भर करेगा, एक आप कभी भी कोल बेरिंग जो रॉक होता फ्लैट सिम नहीं मिलता, 100% हॉरिजेंटल सिम नहीं मिलता, हल्का सा ऐसा क्या रहता है, इंक्लाइंड रहता है कोल सिम। तो आपका जो रॉक रहेगा वो भी आपका उसी तरीके से डिपॉजिट रहता है। ठीक है, तो जो बेंच बनेंगे तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, यहां पे यदि हम हॉरिजेंटल खींच दे तो एंगल बनेगा। ठीक है ना, उसी को इंक्लाइन ना बोलते हैं, या सॉरी डिप बोलते हैं ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज नोन एज डिप, और स्ट्राइक हॉरिजेंटल लाइन जो रहेगा उसको स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा स्ट्राइक में कितना लंबा पीठ है, पीठ मतलब माइंस है। यदि आपका स्ट्राइक में बहुत ज्यादा लंबा माइंस है तो आपका लेंथ ऑफ बेंच ज्यादा रहेगा। स्ट्राइक में आपका माइन का कम है तो उसका लेंथ ऑफ बेंच भी कम हो जाएगा। सीधी बात, जितना प्रॉपर्टी रहेगा उतना ही ना आपका लेंथ रहेगा। दूसरा, पोजीशन ऑफ मेन हॉल रोड। मेन बड़ा बड़ा ओपन कास्ट में दो हॉल रोड रखते हैं, एक मेन हॉल रोड रहता है, एक एंसिलरी हॉल रोड रहता है। तो जो मेन हॉल रोड रहता है वो जनरली माइन के बीचों बीच रहता है, एक एकदम प्रॉपर्टी के किनारे किनारे रहता है। ठीक है, और हम 3 मेन हॉल रोड एक जगह मेंटेन किए थे, बार बार नाम बोलना ठीक नहीं है। 3 मेन, एक बीच में था और दोनों फ्लैंक साइड में, दोनों प्रॉपर्टी के किनारे किनारे में रख दिए थे। ठीक है, और 3 तरफ से अटैक करते थे, तो वहां बेंच का लेंथ कम हो जाएगा, लेकिन आपको खदान चलाने में सुविधा हो जाएगा। ठीक है, और पोर्शन बढ़ जाएगा, ईस्ट पोर्शन, वेस्ट पोर्शन, मिडिल पोर्शन, इस टाइप का। ठीक है ना, तो मेन हॉल रोड का क्या पोजीशन, उस आधार पर भी लेंथ ऑफ बेंच डिसाइड करते हैं। तो आपके क्या क्या पैरामीटर है, बेंच पैरामीटर बहुत बच्चा लोग लिख ही नहीं पाता है, कहां लिख पाते हैं। एक ऐसा का फिगर बना दीजिएगा, एक ऐसा फिगर बनाइएगा। सबसे पहले एग्जाम में आता है ना,
और अपना भी समझने के लिए कि ये फिगर बना लीजिएगा, एक फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। एक में सब कुछ हाइट वेट सब मत दिखाइएगा, अलग अलग जगह दिखाइएगा, ठीक है, ताकि फिगर भी थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। क्या क्या पैरामीटर बताए अभी तक, हम लंबा भी वीडियो हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। हाइट ऑफ बेंच, विड्थ ऑफ बेंच, लेंथ ऑफ बेंच, पिच स्लोप एंगल, टो, हाई वॉल, यही सब ना बताए। अब एक बार फिर से, ये फेस एंगल, ये फेस एंगल किसको बोलते हैं? ये क्या है आपका? ये फेस है ना जी, बेंच फेस है, इसको क्या बोलते हैं? बेंच फेस, या इसी को हाई वॉल भी बोलते हैं। और ये क्रेस्ट हुआ, ये टो हुआ, ठीक है। इसका डिफरेंस स्टार्टिंग बता कि बेंच का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वो क्रेस्ट, बेंच का जो फुट होगा वो टो हुआ, ठीक है। तो ये एवरेज एंगल मेड बाय दिस बेंच फेस, एवरेज एंगल मेड बाय द बेंच फेस इज नोन एज फेस एंगल, ठीक है। ये अल्फा क्या फेस एंगल है, ये बीटा क्या है आपका पिट स्लोप एंगल या ओवरऑल पिट स्लोप एंगल। इसके भी दो टाइप बताए थे, ठीक है। इसका बताना क्या बोलना, पिट स्लोप एंगल is the angle between horizontal and a line joining the crest of the uppermost bench and the toe of the last bench, ठीक। and there are two types of pit slope angle for working pit and slope angle for closing pit, and this is slope angle for closing pit is also known as ultimate pit slope, okay, and ultimate pit slope is steeper than the working slope angle for working pit। यहां तक क्लियर हुआ? टो बता दिया, बेंच बता दिया, ये सब हो गया। और हाइट और विड्थ वाला तो हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए। हाइट दो फैक्टर पे डिसाइड करते हैं, देयर आर टू फैक्टर्स विच डिसाइड द height of the bench, nature of strata and digging height of the excavators। width चार बातों पर निर्भर करता है, ब्लास्टिंग है, हाइट ऑफ बेंच है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या हॉलेज सिस्टम है, ठीक है, और साइज एंड टाइप ऑफ एक्सकावेटर यूज्ड। लेंथ किन दो बातों पर निर्भर करता है, मेन हॉल रोड का क्या पोजीशन है और स्ट्राइक डायरेक्शन में, स्ट्राइक लाइन में मेरा प्रॉपर्टी कितना है, ठीक है। स्ट्राइक ये लिखा ना, लेंथ ऑफ द पीट, पीट मतलब वही प्रॉपर्टी, ठीक है, माइंस अलोंग स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक लाइन, स्ट्राइक डायरेक्शन, ये हो गया। बाकी आपका बाकी चीज को बता ही दिया, सारा फैक्टर बता दिया। पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ भेजने में घंटा 2 घंटा लगेगा वीडियो के अपलोड होने के बाद, ठीक है, लेकिन हम भेज देंगे। उसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो सुनिएगा, उसके बाद नोट्स को लिख लीजिएगा, तो आपको 1 नंबर रहेगा और बढ़िया से आप कभी भी कहीं पर भी लिखिएगा।